उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बीजेपी, लेकिन सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय और सरकार के विरोध में बयान देने वाले अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर पर फिलहाल और ऑफिसेज में छापेमारी शुरू है, जिसमें बड़े नाम अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू है। फिलहाल गोरेगांव वेस्ट के इंपीरियल हाइट्स पर हम मौजूद हैं, जहां पर तापसी पन्नू रहती हैं। बताना चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग के 800 मीटर के डिस्टेंस पर अनुराग कश्यप की भी बिल्डिंग है, जहां पर आईटी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स पहुंचे हैं। आईटी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने इस खबर को कंफर्म करते हुए ये बताया है कि 2011 में डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया था फैंटम फिल्म के लिए, जिसके अंदर कर यानी कि टैक्स चोरी के इल्जाम लगे हैं। कई सालों से जो टैक्स चोरी हो रही थी उसको लेकर फिलहाल ये केस जो है, ये मामला दर्ज किया गया है। बताना चाहेंगे कि विकास बहल, अनुराग कश्यप उस ग्रुप का हिस्सा थे, उस डायरेक्शन का, जिसके चलते उनके घर पर रेड्स लगातार जारी हैं। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल का नाम सामने आया है। इसके अलावा बता दें कि मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के कई अलग अलग कोनों में कुल मिलाकर 22 ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट द्वारा कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि फैंटम फिल्म और उस पूरे डायरेक्टर ग्रुप की अंदर जो कर चोरी को लेकर खेल चल रहा था कई सालों से, उसको लेकर ये मामला पूरा दर्ज किया गया है और रेड्स लगातार जारी है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ फिल्म निर्माता विकास बहल और मधु मोंटेना के घर और दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के छापों के बाद से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि विभाग ने मुंबई और पुणे में अनुराग कश्यप और फैंटम फिल्म से जुड़े करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। खबर के मुताबिक ये छापेमारी फैंटम फिल्म में इनकम टैक्स को लेकर हुई गड़बड़ी के शक के आधार पर की गई। फैंटम फिल्म्स कंपनी को अनुराग कश्यप ने विकास बहल के साथ बनाया था। साथ ही विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मोंटेना भी इससे जुड़े हुए थे। हालांकि 2018 में जब विकास बहल पर यौन शोषण का आरोप लगा तो इस कंपनी को बंद कर दिया गया था, लेकिन आरोप है कि सभी पार्टनर ने फैंटम फिल्म से हुई कमाई का सही ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग को नहीं दिया और इसे कम करके दिखाया। मधु मोंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विजय सुब्रमण्यम के यहां भी छापेमारी की गई। रिलायंस एंटरटेनमेंट की फैंटम फिल्म्स में 50% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एक्सीड कंपनी के सीईओ अफसर जैदी के यहां भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि पुणे में अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आईटी विभाग ने पूछताछ भी की है और अनुराग कश्यप के 3 बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। साथ ही क्वान के भी 4 अकाउंट सीज किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज और सबूत के आधार पर जांच का दायरा और बड़ा हो सकता है, यानी अनुराग कश्यप समेत बॉलीवुड के नामचीन लोगों के लिए मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अपनी बेबाक राय रखने वाले अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स की कार्रवाई से सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। हो जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास करने का हो रहा है। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं, जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से। उसका ताजा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य का बजट पेश किया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य का 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में मनरेगा मजदूरी में इजाफा और किसानों की कर्ज माफी समेत कई अहम फैसले लिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाने पर फारूक अब्दुल्ला के दिए बयान के खिलाफ केस चलाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक सेक्स सीडी में दिखने के बाद इस्तीफा दे दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका यौन शोषण किया। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर ने साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई थी। उनकी पत्नी के भाई आदर्श ने पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा किया। उसने कहा कि आयुष कुछ लोगों को फंसाना चाहता था, इसीलिए खुद पर गोली चलवाई। एमसी मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। बुधवार को शेयर बाजार भारी उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1147 अंक उछलकर एक बार फिर 51,000 को पार कर गया और 51,444 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 326 अंक ऊपर चढ़ते हुए 15,000 को पार कर गया और 15,245 पर बंद हुआ। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल कंपनी ने वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतरिम नतीजे जारी कर दिए, जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। इससे पहले सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था, जिस पर सवाल खड़े हो गए थे कि फेज 3 के नतीजे देखे बिना ही इमरजेंसी अप्रूवल कैसे दे दिए गए। हालांकि अब भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के तीनों फेज में 27,000 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का प्रयोग किया गया, जिससे वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। इतना ही नहीं, ये वैक्सीन तेजी से सामने आ रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर है। अब भारत बायोटेक की योजना 70 करोड़ डोज हर साल बनाने की है, ताकि भारत समेत दुनिया भर में कोवैक्सीन की खेप पहुंचाई जा सके। उधर देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन के बीच एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लखनऊ में होटल रेडिसन के 9 कर्मचारी एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 25 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। दरअसल होटल रेडिसन में बीते रविवार को हुई पार्टी में फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी समेत शहर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। लिहाजा कोरोना के खतरे को देखते हुए अब होटल को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ में रैंडम सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेडिसन होटल से 30 लोगों के सैंपल लिए थे और जांच में 9 रसोइयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस वजह से हर स्तर पर अब बड़ी सावधानी बरती जा रही है। चलते हम दिखाना चाहेंगे, ये होटल रेडिसन है और इसकी बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ पे कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसी होटल में 1 मार्च को बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी भी आई थी, ठहरी थी और माना यह जा रहा है कि होटल की लापरवाही के चलते स्टाफ के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दूसरी अहम बात यह कि 40 ऐसे लोग हैं जिसको स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए हैं, जिसमें से 14 लोग अभी ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी अहम बात ये, जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की थी कोरोना प्रोटोकॉल को होटल इंडस्ट्री के लिए, उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि अब एक तरीके से एक साथ 9 कोरोना के मरीज मिलना माना जा रहा है कि लखनऊ के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकता है और स्थानीय नागरिक भी इसमें चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के रहने वाले रोहन दत्ता को भला कौन भूल सकता है। दिल्ली में रोहन ही वो पहले शख्स थे जो 1 मार्च 2020 को सबसे पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। यानी ठीक 1 साल पहले रोहन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि उस बात को अब 1 साल हो चुका है और अब देश में कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। ऐसे में रोहन दत्ता भी अब वैक्सीन की डोज लेने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल रोहन फरवरी 2020 में इटली से दिल्ली लौटे थे। दिल्ली आते ही उन्हें हल्का बुखार हुआ। उस वक्त उन्होंने उस बुखार को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में उन्हें फिर से बुखार आया तो फिर उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया और वो संक्रमित निकले। हालांकि बाद में इलाज के बाद रोहन ठीक हो गए। जैसी वैक्सीन रिलीज होगी लगवाऊंगा और जैसे ही अभी नंबर आएगा जरूर लगवाऊंगा। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट किसी को ऐसे वैक्सीन नहीं ले सकती, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा बोला था कि आप अपने बच्चे को भी वैक्सीन लगवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और बिना पूछे कि उसके अंदर क्या है। यू डोंट नो, यू ट्रस्ट योर डॉक्टर्स।
इमरजेंसी को एक भूल बताकर राहुल गांधी ने खुद पर हमला करने के लिए बीजेपी को मौका दे दिया है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने माना कि इमरजेंसी एक गलती थी। Absolutely, there was a mistake, and my grandmother said as much. Sort of, it was very different, though. Yeah, and there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong, and what is happening now. The Congress Party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress Party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. लेकिन इसके बाद बीजेपी ने राहुल और इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने बीजेपी को गुजरात दंगों की याद दिला दी। मैं राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। एक लंबी हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको की माफी हो ही नहीं सकती। आप क्या 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ करने लायक है? गांधी विचार ही हो सकता है, ये गोडसे का विचार हो नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी के बारे में जो वक्तव्य किया है वो कोई घमंड का नहीं किया, कोई गर्व का नहीं किया है। जिस समय में जो लोगों को तकलीफ हुई है उनको माफी मांगने का काम राहुल गांधी ने किया है। हमारे देश में सबसे बड़ा कलंक अगर कौन सा लगा होगा तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री है, गोधरा में जिस तरह से हिंदू मुस्लिमों का और ये सब जातिवाद खड़ा कर जिस तरह में गोधरा कांड हुआ, उस कांड के लिए बीजेपी माफी मांगेगी क्या, ये सवाल हमारा है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, फौरन वापस